आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी, जेआईसी, प्रवक्ता, एलटी ग्रेड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफी लाभकारी, क्योंकि आज के इस मॉडल पेपर को हम लोग हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और साथियों, किसी भावी अध्यापक ने कमेंट्स किया था कि सर प्रश्नों का लेवल सामान्य स्तर का होता है, तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि साथियों, आप जैसा कि जानते हैं कि 55 से 60% प्रश्न परीक्षा के सामान्य स्तर के ही होते हैं और इसके बाद 60 से 80% प्रश्न जो है थोड़ा कठिन होते हैं और इसके बाद इसी तरह से इसका लेवल बढ़ता जाता है। तो अगर आपने इन प्रश्नों को हल करने में गलती नहीं की तो आप 50% बाजी ऐसे ही जीत जाएंगे और यहाँ पर थोड़ा सा अध्ययन मजबूत रहा तो 80% प्रश्नों को हल कर लेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर इतने प्रश्नों को आपने हल कर लिया तो आगे के प्रश्नों को आप अपने अध्ययन और अनुभव के आधार पर हल करने में सक्षम हो जाएंगे। तो याद रखिएगा कि यह जो 60% प्रश्न हैं यह आपके गलत नहीं होने चाहिए और इनको गलती करने का मतलब कि आप अपनी असफलता को निमंत्रण देते हैं। तो इसलिए इन सामान्य स्तर के प्रश्नों को इतनी बार रिवाइज कर लीजिए कि आने वाली परीक्षा में आपसे किसी प्रकार की गलती ना हो। तो साथियों, बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे पाठचर्या का पहला प्रश्न। ग्रंथ किस रचनाकार की रचना है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने सन 1920 ईस्वी में प्रकाशित ग्रंथ रचना सुमित्रानंदन पंत का चुना होगा। तो सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, लोकायतन, चिदंबरा, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि और गुंजन युगवाणी जैसी रचनाएं सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं हैं। साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्तियां किस रचना से ली गई हैं। तो साथियों, आप जानते हैं कि यह पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा उनकी कृति सरोज स्मृति से ली गई है, जबकि राम की शक्ति पूजा भी निराला की ही रचना है। कुरुक्षेत्र दिनकर की रचना है, जबकि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया स्कंदगुप्त नाटक है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 3। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन आपको बताना है। तो मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने निहार चुना होगा। विकल्प सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1930 ईस्वी की प्रकाशित यह रचना महादेवी की प्रथम काव्य संकलन रचना है निहार। बादल राग कविता के रचनाकार कौन है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बादल राग कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। जूही की कली, जागो फिर एक बार, राम की शक्ति पूजा, स्नेह निर्जर बह गया और सरोज स्मृति जैसी कविताओं की रचना की है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। तो सी विकल्प के साथ आप गए, बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है कि आकाशगंगा काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने निशित चित्ररेखा जैसी रचनाएं करने वाले रचनाकार राम कुमार वर्मा जी को चुना होगा। तो बिल्कुल राइट आंसर है। इन्हें आधुनिक एकांकी का जनक भी कहा जाता है। साथियों, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है कि छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है। छायावादी युग का प्रवर्तक कहा जाता है जय शंकर प्रसाद को और इनकी प्रथम छायावादी कृति झरना है और प्रथम छायावादी रचना उसमें प्रथम प्रभात के नाम से झरना काव्य संकलन में संकलित हुई थी। तो विकल्प ए के साथ अगर आप जाते हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अंधा युग किसकी रचना है। और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष, कनुप्रिया और सपना अभी जैसी रचनाओं करने वाले रचनाकार धर्मवीर भारती को चुना होगा। बिल्कुल सही जवाब आपका बी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। साथियों, अगला प्रश्न है कि भारत दुर्दशा भारतेंद्र की किस भावना का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। तो भारत दुर्दशा जो कृति है इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने देश की हितैषणा की भावना को प्रदर्शित किया है। विकल्प डी के साथ आप गए, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं है। तो आप जानते हैं कि
नाटक जो होता है वह शुरू से लेकर के जो है उसका जो आरंभ होता है वह कार्य व्यापार कहलाता है, और उसी कार्य व्यापार में 5 भाग होते हैं जिनको कार्यावस्था कहा जाता है। और वही कार्यावस्था आपकी प्रारंभ है, इसके बाद प्रयत्न है, प्रत्याशा है, और इसमें जो है फलागम है, और आपकी नियत ताप्ति है। तो इसका विकल्प डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यह कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं है। अगला प्रश्न है कि महाभारत की कथा पर आधारित नाटक आपको बताना है, और महाभारत की कथा पर आधारित नाटक इसमें कौन सा है। और मुझे उम्मीद है कि आपने धर्मवीर भारती द्वारा लिखे गए अंधा युग नाटक को चुना होगा। विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, यह 1955 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है जिसमें 5 अंक हैं। कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का सत्य, गांधारी का श्राप और एक क्रमिक आत्महत्या जैसी 5 खंड, इसमें 5 अंक निर्धारित हैं अंधा युग नाटक में। अगला प्रश्न है कि नाटक में अभिनय कितने प्रकार का होता है। तो आप जानते हैं कि नाटक में जो अभिनय होता है मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। आंगिक होता है, वाचिक होता है, आहार्य होता है और सात्विक होता है। तो बी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बकरी नाटक के रचनाकार आपको बताना है, और मुझे ऐसा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि बकरी नाटक का रचनाकार आपने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को चुना होगा। विकल्प डी के साथ आप गए तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि संयोक्ता स्वयंवर नाटक किस विधा की रचना है। संयोक्ता स्वयंवर जो है यह नाटक विधा की रचना है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है, जो भारतेंदु काल के लेखक लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया नाटक है। अगला प्रश्न है कि ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है। और प्रश्न संख्या 14 का अगर उत्तर आपने सेलेक्ट कर लिया है अद्वैतवाद को तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। डी विकल्प इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि ज्ञानबोध के रचनाकार कौन है। और आपने उत्तर में ज्ञानबोध का रचनाकार मलुकदास को चुना तो बिल्कुल सही जवाब है। और भक्ति विवेक, 12 खड़ी, ध्रुव चरित्र, राम अवतार लीला, रतन खान जैसी रचनाएं मलुकदास द्वारा की गई हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। और राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक मुझे ऐसा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपने बिल्कुल सही हित हरिवंश जी को चुना होगा। तो बी विकल्प के साथ साथियों बिल्कुल सही जवाब के साथ जा रहे हैं आप। अगला प्रश्न है कि रामानंद की शिष्य परंपरा में कौन आते हैं। तो इसमें रामानंद की शिष्य परंपरा का अगर आपने चयन किया है महान संत रामानुजाचार्य जो है किस शिष्य परंपरा में रामानंद आते हैं। विकल्प सी इसका राइट आंसर है, रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में रामानंद हैं। अगला प्रश्न है कि अशोक के फूल निबंध के रचनाकार कौन हैं। और बड़ा ही आसान सा उत्तर है, आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को चुना है तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं। कल्पलता, विचार प्रवाह, कुटज और साहित्य सहचर, आलोक पर्व जैसे निबंधों को लिखने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अशोक के फूल निबंध की रचना की है। अगला प्रश्न है कि बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित निबंध संग्रह का नाम आपको बताना है। और अगर इसमें आपने शिव शंभु के चिट्ठे विकल्प डी को चुन लिया है तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि अष्टचाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे। और मुझे उम्मीद है कि इसका जवाब आपने विट्ठल नाथ चुना होगा। और विट्ठल नाथ चुन करके इस प्रश्न का सही जवाब दिए हैं आप। विकल्प बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कृष्ण काव्य के प्रतिनिधि कवि कौन है। कृष्ण काव्य धारा का प्रतिनिधि कवि
आपको चुनना है इसमें, और मुझे उम्मीद है कि आपने सूरदास को चुना होगा। बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, सूरदास ने कौन सी कृति नहीं लिखी है? तो सूर सरावली, साहित्य लहरी और सूर सागर, ये तीनों रचनाएं सूरदास द्वारा लिखी गई हैं, जबकि दोहावली तुलसीदास की रचना है। तो विकल्प बी के साथ आप सही आंसर के साथ हैं। बी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्राणचंद चौहान का संबंध भक्त की किस शाखा से है? और इस प्रश्न का जवाब, मुझे उम्मीद है कि आपने प्राणचंद चौहान को सेलेक्ट किया होगा राम भक्ति शाखा से। तो रामायण महानाटक के रचनाकार भी प्राणचंद चौहान हैं। विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब है आपका। बाकी बढ़ते हैं आगे। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों में कबीरदास हैं। स्वसुखी शाखा आपकी जो है जीवाराम है, और ज्ञान मार्गी शाखा कबीरदास की है। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास हैं, और यहाँ पर प्राणचंद का चौहान का संबंध राम भक्ति शाखा से है। वहीं कृष्ण भक्ति सूरदास हैं, और स्वसुखी जीवाराम हैं, जबकि ज्ञान मार्गी शाखा कबीरदास हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि तुलसीदास जी ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है, वह कहां पर संकलित है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब, मुझे उम्मीद है कि आपने बिल्कुल सही चुना होगा कृष्ण गीतावली। विकल्प बी को बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, नाभादासकृत भक्तमाल क्या है? भक्तमाल की भाषा आपको बताना है। तो नाभादास ने भक्तमाल की रचना 1585 ईस्वी में की थी, जो कि एक ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है। तो ब्रज भाषा इसका विकल्प बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं? और प्रश्न संख्या 26 का अगर आपने जवाब चुना होगा, गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड से संबंधित वर्णन प्राप्त होते हैं? तो इसका जवाब, मुझे उम्मीद है कि आपने 4 चुना होगा। बी विकल्प। रामचरितमानस में, गीतावली में, बरवय रामायण में और कप्तावली में उत्तरकांड से संबंधित वर्णन आपको देखने को मिलेंगे। और मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है, क्योंकि तो मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी इसलिए कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जायस नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ था, और जायस के निवासी होने के कारण उन्हें जायसी कहा जाता है। विकल्प सी बिल्कुल राइट आंसर है। कुतुबन के गुरु का नाम आपको बताना है, और कुतुबन का गुरु, मुझे उम्मीद है कि आपने सेलेक्ट किया होगा शेख बुरहान को। तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि लाल तारा किस विधा की रचना है? प्रश्न संख्या 29 का जवाब, मुझे उम्मीद है कि आपने रेखा चित्र चुना होगा। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया यह रेखा चित्र है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी में रेखा चित्र की प्रथम रचयिता पंडित पद्म सिंह शर्मा की रचना कौन सी है? तो पंडित पद्म सिंह शर्मा द्वारा जो है ये रेखा चित्र के जनक भी माने जाते हैं, और पद्म पराग इनका पहला रेखा चित्र माना जाता है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों, फटाफट आंसर करते रहिए कि मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ इसमें से कौन सा है? और मुझे उम्मीद है कि ललित ललाम आपने चुना होगा, और आप जानते हैं कि चिंतामणि त्रिपाठी के भाई थे मतीराम। और मतीराम की अगर प्रमुख रचनाओं की बात की जाए, फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्यसार, रसराज सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी जैसी रचनाएं जो हैं यह मतीराम की हैं। तो वहीं कृष्णायन द्वारिका प्रसाद मिश्र की रचना है। कृष्णायन द्वारिका प्रसाद मिश्र की रचना है, और जगत विनोद पद्माकर की रचना है। अगला प्रश्न है कि मतीराम की भाषा क्या है?
तो मतिराम की भाषा जो है साहित्यिक ब्रज भाषा है। विकल्प बी के साथ आप बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि चिंतामणि द्वारा लिखा गया प्रबंध काव्य इसमें से कौन सा है? और चिंतामणि द्वारा लिखा गया प्रबंध काव्य अगर आपने इसमें सेलेक्ट कर लिया है कृष्णचरित को तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं। वैसे तो चिंतामणि ने जो है कई प्रबंध काव्य लिखे हैं। अगला प्रश्न, ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन हैं? तो आधुनिक काल का ब्रज भाषा का कवि सबसे प्रसिद्ध है वह है रत्नाकर। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रीत काल की रीत सिद्ध काव्य धारा के कवि कौन हैं? तो रीत काल के रीत काल में रीत सिद्ध काव्य धारा के कवि आपके जो हैं वह क्षमा करें बिहारी। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भूषण रीत काल के किस काव्य धारा के कवि हैं? तो भूषण को आपको बताना है कि रीत काल के किस काव्य धारा के कवि हैं और आपने अगर इसका जवाब सेलेक्ट कर लिया रीतिबद्ध काव्य धारा तो बिल्कुल राइट आंसर है रीतिबद्ध काव्य धारा। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक कौन है? तो हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक इसमें जो हैं भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार के रूप में चर्चित उपन्यासकार के रूप में चर्चित हैं बालकृष्ण भट्ट जी। विकल्प बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल में साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो आधुनिक काल में साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता आपको इसमें से गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना है। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ के लेखकों का नाम आपको बताना है और प्रश्न संख्या 39 का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र को चुना होगा। तो गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र। विकल्प बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? और इस प्रश्न का जवाब अगर चंदन शर्मा गुलेरी आपने चयनित किया है तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक 1940 ईस्वी में लिखी गई थी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। 1940 ईस्वी में उन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका का प्रकाशन कराया। अगला प्रश्न, परमात्मा का कुत्ता किसकी रचना है? तो परमात्मा का कुत्ता एक कहानी विधा की रचना है जिसके कहानीकार मोहन राकेश हैं। विकल्प बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कीर्तिलता की भाषा क्या है? तो आप जानते हैं कि विद्यापति द्वारा लिखी गई कीर्तिलता अवहट्ट भाषा की रचना है। अगला प्रश्न है कि चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न बड़ा ही आसान सा प्रश्न है कि नाटक को पंचम वेद की मान्यता किसने दी? तो नाटक को पंचम वेद की मान्यता देने वाले भरत मुनि हैं। विकल्प ए के साथ आप बिल्कुल सही जवाब। ध्वन्यालोक किस शताब्दी का ग्रंथ है? ध्वन्यालोक किस शताब्दी का ग्रंथ है इसका आपको जवाब बताना है। और आप जानते हैं कि आनंदवर्धन द्वारा लिखा गया ध्वन्यालोक जो कि ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भी हैं 9वीं शताब्दी का ग्रंथ है। विकल्प सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि काव्य के विशिष्ट तत्व रूप में ध्वनि शब्द का प्रयोग किसने किया है?
और जवाब हो जाएगा आनंदवर्धन ने। सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी काव्य कृति सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। तो सुदामा पांडे धूमिल की रचना है, इसमें अगर आपने कल सुनना मुझे विकल्प ए को चुना है तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि संशय की एक रात के लेखक कौन है। प्रश्न संख्या 50 का जवाब, मुझे उम्मीद है कि समय के देवता संशय की एक रात जैसी रचनाएं करने वाले रचनाकार नरेश मेहता हैं। विकल्प डी को चुना तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन साये में धूप काव्य कृति के रचयिताकार कौन है। तो गजलों के राजकुमार दुष्यंत कुमार को अगर उत्तर में आपने चुन लिया है तो बी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। इन्होंने त्यागी और परदेसी उपनामों से भी रचनाएं की हैं और आवाजों के घेरे में जलते हुए वन का बसंत आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि कितनी नावों में कितनी बार रचना किसकी है। और इस प्रश्न का जवाब, मुझे उम्मीद है कि आपने बिल्कुल सही दिया होगा। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे जी को ए विकल्प के साथ राइट आंसर के साथ हैं आप। बिल्कुल फास्ट करवा रहा हूं साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप फटाफट कर रहे होंगे। कौन सी काव्य कृति गिरजा कुमार माथुर की नहीं है, इसका आपको जवाब देना है। फटाफट उत्तर चुनिए और आपने विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी को छोड़ करके बुनी हुई रस्सी को चुना तो बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि यह भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। भवानी प्रसाद मिश्र की यह रचना है। विकल्प डी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 54 है कि शुकुल की बीबी किसकी रचना है। शुकुल की बीबी यह कहानी विधा की रचना है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। विकल्प सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो डू नॉट डिस्टर्ब के साथ आगे बढ़ते रहिए साथियों और देखते हैं फटाफट अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कहानियों में कौन सी कहानी जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखी गई कहानी है। और मुझे उम्मीद है कि मनोविश्लेषणात्मक रचनाकार जैनेन्द्र द्वारा लिखी गई इसमें कहानी आपने पाजेब को चुना होगा तो सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। आप जानते हैं सुदर्शन द्वारा लिखी गई हार की जीत कहानी है, जबकि नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रथम कहानी किसे मानी है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी की पहली कहानी किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई 1900 ईस्वी की कहानी इंदुमती है। विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के आधार पर जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही क्रम क्या होगा, इसका आपको जवाब बताना है। तो आप जानते हैं कि छाया कहानी जो है यह 1912 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। वहीं प्रतिध्वनि का प्रकाशन काल 1926 ईस्वी ठहरता है। और आकाशदीप 1929 ईस्वी का, तो आंधी 1931 ईस्वी का, आंधी 1931 ईस्वी का है। और इंद्रजाल 1936 ईस्वी का है। तो इस हिसाब से छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल विकल्प बी के साथ आप गए बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि शेखर जोशी की इसमें रचना आपको बतानी है और मुझे उम्मीद है कि कोसी का घटवार ही आपने उत्तर में चुना होगा। सी विकल्प के साथ बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। महाभोज मन्नू भंडारी का कैसा उपन्यास है। तो महाभोज मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया एक राजनीतिक उपन्यास है। विकल्प बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार इसमें से कौन माने जाते हैं। तो इसका उत्तर मुझे उम्मीद है कि आपने छायावाद के जनक मुकुटधर पांडे को चुन लिया तो सी विकल्प के साथ आप राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग की कविता की विशेषता आपको बतानी है और प्रश्न संख्या 61 का अगर आपने जवाब सेलेक्ट कर दिया उपदेशात्मकता और इतिवृत्तात्मकता तो ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद द्वारा लिखा गया पूर्ण उपन्यास इसमें चुनना है। तो विकल्प ए, विकल्प सी, विकल्प बी पूरे उपन्यास हैं, जबकि मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास है। तो विकल्प डी के साथ आप राइट आंसर के साथ हैं। खंजन नयन के रचनाकार आपको बताना है और आप जानते हैं कि खंजन नयन उपन्यास यह
सूरदास को लक्ष्य करके लिखा गया अमृतलाल नागर का उपन्यास है? विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निपुणिका हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की नारी पात्र है? और उत्तर में अगर आपने बाण भट्ट की आत्मकथा चुना है तो सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि गोदान में होरी की बेटी का नाम क्या है? तो होरी की बेटी जो होती है गोदान में वह रूपा और सोना होती हैं, तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसकी 2 लड़कियां हैं, रूपा और सोना, जबकि गोबर उसका पुत्र होता है जिसका गोवर्धन नाम होता है। अगला प्रश्न है कि बेताल 25वीं उपन्यास के लेखक कौन है? तो बेताल 25वीं उपन्यास बेताल भट्ट द्वारा लिखा गया है, विकल्प सी इसका। अगला प्रश्न है कि गोबर प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? और उम्मीद है कि इसका जवाब आपने गोदान ही चुना होगा। अगला प्रश्न, यह होरी का लड़का रहता है, धनिया और होरी का। अगला प्रश्न है कि कुल्ली भाट उपन्यास है, तो प्रश्न संख्या 69 का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने निराला को चुना होगा। प्रभावती, अलका, अप्सरा जैसी औपन्यासिक रचनाएं की हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी ने, विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सरकटीलास उपन्यास के लेखक कौन है? सरकटीलास जुलूस की भूल, क्षमा करें, जासूस की भूल, गुप्त भेद और जासूस पर जासूसी आदि उपन्यास गोपाल राम गहमरी के उपन्यास हैं, बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हमारी यात्रा साहित्य के यात्राकार कौन है? तो हमारी यात्रा वृतांत के लेखक लोचन प्रसाद पांडे हैं, विकल्प सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 72। महादेवी वर्मा ने गौरा संस्मरण किस पर लिखा है? महादेवी वर्मा ने जो है गौरा गाय के संदर्भ में मेरा परिवार संस्मरण में लिखा है, और विकल्प 20 का राइट आंसर है। गौरा में उन्होंने गाय पर वर्णन किया है। अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहां से प्रकाशित हुआ? तो हिंदी का जो है प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है वह स्रोत भाषा होती है, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता कब दी गई? हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया? और मुझे उम्मीद है कि आपने इसका उत्तर 14 सितंबर 1949 को चुना होगा, तो सी विकल्प के साथ बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि ब्रजभाषा हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो ब्रजभाषा हिंदी के पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली उपभाषा है, विकल्प सी का उत्तर आपने सही चुना है। अगला प्रश्न है कि पूर्वी हिंदी के क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? प्रश्न संख्या 77 का उत्तर मुझे उम्मीद है कि आपने जयपुरी को चुना होगा, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ है, क्योंकि यह राजस्थानी की बोली है, जबकि अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। अगला प्रश्न है कि भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो भाषा बोलते समय जो उतार चढ़ाव होता है उसे अनुतान कहते हैं, विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण व्यंजन होता है, विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जबकि पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होते हैं, जबकि ड व ढ उच्छिप्त व्यंजन हैं, और पांचवा वर्ण प्रत्येक वर्ग का अनुनासिक व्यंजन कहलाता है। अगला प्रश्न है कि उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? और इसका जवाब आपने सेलेक्ट किया होगा संपृक्त ध्वनि, विकल्प ए, तो राइट आंसर के साथ हैं आप।
अगला प्रश्न है कि ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता। और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने चुना होगा अंग और अ, विकल्प बी को। अगला प्रश्न है कि सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत, इन पंक्तियों में रस कौन सा है। और मुझे उम्मीद है कि इसका उत्तर आपने विभक्त रस चुना होगा, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है। तो शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है। और प्रश्न संख्या 84 का उत्तर मुझे उम्मीद है कि आपने उत्साह चुना होगा। अगला प्रश्न है कि सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर, बड़ा ही चर्चित प्रश्न है। और यहाँ पर सुवर्ण सुंदर है वर्ण, और सुवर्ण सुंदर वर्ण वाली स्त्री, और सुवर्ण यानी सोना, एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ कवि व्यभिचारी और चोर तीनों के संदर्भ में आ रहे हैं। श्लेष आपने चुना होगा ए विकल्प के साथ, बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। उपमा के 4 अंगों में से किसी एक के न होने पर भी उपमा अलंकार होता है, तो उसे क्या कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने लुप्तोपमा चुना होगा, विकल्प बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो इस प्रश्न का जवाब रूपक अगर आपने चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान है, छंद के विषम चरणों में 13 और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। तो आप जानते हैं कि दोहा के विषम चरणों में 13 यानी पहले और तीसरे चरण में 13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, विकल्प ए के साथ आप बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि सवैया के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। सवैया के संदर्भ में गलत कथन इसमें आपको बताना है। तो सवैया जो है यह मात्रिक छंद नहीं बल्कि वर्णिक छंद होता है, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। हर गीत का छंद में यत कितनी मात्राओं पर होती है, इसका आपको जवाब बताना है। और आप जानते हैं कि 16 और 12 मात्राओं पर हर गीत का छंद में यति होती है, तो विकल्प बी के साथ आप राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि व्यवहार का संधिविच्छेद क्या होगा। और प्रश्न संख्या 91 का उत्तर मुझे उम्मीद है कि आपने विधन अवधनहार व्यवहार चुना होगा, तो बिल्कुल ए के साथ आप राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि सावधान का संधिविच्छेद क्या होगा। तो सधन अवधान सावधान, सधन अवधान सावधान, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अ और अ मिलकर के आ बनेगा। अगला प्रश्न है कि महर्षि का संधिविच्छेद क्या होगा। तो महाधन ऋषि महर्षि बनेगा, गौण संधि का उदाहरण है, विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अनुरूप में कौन सा समास है। अनुरूप में अव्ययी भाव समास होगा, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। आमरण में समास, और मुझे उम्मीद है कि आमरण में भी आपने अव्ययी भाव को ही चुना होगा, विकल्प डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आंधी आवे बैठ गंवावे, लोकोक्त का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। तो आंधी आवे बैठ गंवावे, इस लोकोक्त का अर्थ होगा विपरीत परिस्थितियों में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, विकल्प इसका अगर आपने चयनित कर लिया बी को, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि किताब का कीड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। जवाब हो जाएगा बहुत अधिक पढ़ने वाला, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कच्चा चिट्ठा खोलना का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। और जवाब हो जाएगा सारा भेद या राज खोल देना, विकल्प ए इसका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, और प्रश्न संख्या 99 का उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया है, तत्सम शब्द नहीं है यानी जो तद्भव है, तो प्रतीत विकल्प ए को तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, और जवाब में आपने सेलेक्ट किया विकल्प डी को, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो इसमें किशन शब्द जो है यह तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है कृष्ण, तो विकल्प ए के साथ आप हैं, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है, इसका आपको जवाब बताना है। और आप जानते हैं कि वर्तमान काल में ता ती ते के बाद है हूं हो आता है, तो विकल्प ए के साथ आप गए, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि मेरे हाथ में लेखनी है में कौन सा प्रसर्ग है, और मेरे हाथ में लेखनी है इसमें अधिकरण कारक होगा, में पे पर अधिकरण का सी विकल्प राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं, भैया वही आपका काल कहलाता है, बी विकल्प इसका राइट आंसर है। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के निष्पादन के समय का ज्ञान होता है वही भैया काल कहलाता है, बी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन रिक्त स्थानों के पूर्ति करिए, और शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह शब्द फिर रिक्त स्थान का है या स्त्री जाति का, तो उसे क्या कहेंगे, तो इसका जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है कि पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे आप क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। तो इसमें आपने पुरुष जाति और लिंग को सेलेक्ट करना है, सी विकल्प राइट आंसर है। यानी कि शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का, उसे लिंग कहेंगे। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, और इसमें से स्त्रीलिंग शब्द के रूप में मुझे उम्मीद है कि आपने, क्षमा करें, नहीं है पूछा जा रहा है, तो सब्जी, बुंदेली, चिल्का झील ये स्त्रीलिंग शब्द हैं, अनन्नास पुल्लिंग है, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या होगा। टिड्डी शब्द का बहुवचन अगर दल आप जोड़ देंगे, टिड्डी दल, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा, तो जो काम करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द आपने अगर चयनित कर लिया दुष्कर, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, यानी जिसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, उसका आपको जवाब बताना है। तो सुरेश शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है, विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी विपरीत शब्दों की जोड़ी उचित जोड़ी नहीं है। तो इसमें अगर आपने सेलेक्ट किया है, देखिए अज्ञ का विज्ञ, शुक्ल का कृष्ण और बर्बर का सभ्य होता है, लेकिन अपाच्य का कुपाच्य नहीं बल्कि सुपाच्य होना चाहिए। तो विकल्प बी के साथ आप गए, बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि ध्वंस शब्द का विलोम क्या होगा। ध्वंस शब्द का विलोम आपको बताना है। ध्वंस शब्द का अर्थ होता है नष्ट होना, और नष्ट होना का आपको विलोम बताना है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपने उत्तर निर्माण चुन लिया होगा, सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। अवगाहन शब्द का समानार्थी आपने छानबीन करना सेलेक्ट किया, तो डी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दयुग में सही अर्थभेद को छांटिए। गुड़ और गुड़, तो भैया
बड़ा ही आसान सा जवाब इसका हो जाएगा प्रश्न संख्या 113 का। एक तो हो जाएगा गुड़, यानी खाने वाला गुड़ जो गन्ने के रस से बनता है, और दूसरा जो होता है गुण एक निजी विशेषता के रूप में। तो विकल्प सी के साथ आप राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि बालकौ गच्छतः में हिंदी अनुवाद आपको बताना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने दो बालक जाते हैं चुना है, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि दो छात्र पढ़ते हैं का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? तो छात्रौ पठता, छात्रौ पठता, विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी कृति दंडी द्वारा लिखी गई है? तो दंडी द्वारा यह बाणभट्ट की रचना है, और विकल्प ए के साथ अगर 10 कुमार चरितम आपने चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं। यह दंडी की रचना है जो श्रृंगार रस प्रधान रचना है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भानुदया का संधि विच्छेद आपको बताना है। भानुदया का यह अकस्वर्ण दीर्घ सूत्र से बनेगा, दीर्घ संधि का उदाहरण है। यहाँ उ और उ मिल करके बन रहे हैं, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? भानुधन उदय, भानुदय, विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि श्रृणोति का श्रु धातु क्या बनेगा? और इसमें इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है, फटाफट उत्तर चयनित करिए। विकल्प ए को भवादिगणस्थ्य, तो विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि संस्कृत साहित्य में उपमा किसके लिए प्रसिद्ध है? जवाब हो जाएगा उपमा कालिदासस्य, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि धेनु शब्द का चतुर्थी एक वचन रूप क्या होगा? और प्रश्न संख्या 120 का जवाब अगर आपने जो है सेलेक्ट कर लिया विकल्प डी, ए और बी दोनों को, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि इदम शब्द इमे का रूप कौन सा इसमें नहीं होगा? इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का जवाब विकल्प डी हो जाएगा, पुल्लिंग द्वितीया बहुवचन में। अगला प्रश्न, वसुधैव का विग्रह क्या बनेगा? तो प्रश्न संख्या 122 का उत्तर अगर आपने वसुधा धन एव वृद्धि संधि बनाया तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि नृत्यति धातु है, तो जवाब हो जाएगा दिवादिगण, विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि आ समुद्रम में समास कौन सा है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने अव्ययी भाव सेलेक्ट किया तो विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि क्रयादिगण की धातु कौन सी नहीं है? और इसका जवाब अगर आपने विकल्प सी चुना है क्री, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। तो साथियों, पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आज की पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।